दिल्ली के दिल में कौन और गुजरात का कौन बनेगा बादशाह। उधर इरफान सोलंकी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जांच की गुहार लगाई है या फिर यह डर का खौफ है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर और हमारे तमाम सहयोगी आपको देंगे हर खबर की अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। दरअसल दिल्ली एमसीडी चुनाव का प्रचार शोर अब थम गया है और अब सबकी निगाहें रविवार को होने वाले मतदान पर है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी पूजा झा। निगम के लिए कल 4 दिसंबर को मतदान होना है। जी हां, दिल्ली नगर निगम की यानी कि एमसीडी की 250 वार्डों पर मतदान होना है और यहां पर सभी दलों के 1349 प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। बता दें, बीजेपी यहां 15 सालों से एमसीडी की सत्ता पर काबिज है और जो आम आदमी पार्टी है वो ये चाहती है कि दिल्ली की तरह ही एमसीडी पर भी उसका कब्जा हो और इसके लिए वो हमेशा से बीजेपी पर एमसीडी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाती आई है। और वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है, उसने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और बसपा की बात करें वो भी एमसीपी और एआईएमआईएम उन्होंने भी इस एमसीडी में कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो इस बार जो एमसीडी का चुनाव है वो बेहद दिलचस्प है। चुनावी इतिहास देखा जाए एमसीडी का तो उसमें ऐसा मुकाबला कहीं नहीं देखा गया। पिछली बार 2017 में चुनाव हुए थे और अब कल फिर से एमसीडी में मतदान होगा। तो अब जनता को तय करना है कि उन्हें एमसीडी में जो विकास होता आया है वैसा ही काम चाहिए या फिर उनको एमसीडी में बदलाव चाहिए और नए विकास की इबारत उनको चाहिए। इसके लिए वो बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर अन्य किसी दलों में से किसी को चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। क्या बोल रही थी? मतदान करना है तो अब जनता की बारी है, उन्हें मतदान करना है। उन्हें गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का शोर थम गया है और क्या वहां पर रणनीति बन रही है, क्योंकि 5 दिसंबर को मतदान होना है। क्या रुझान बन रहे हैं गुजरात के दूसरे चरण को लेकर, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धीर राजपूत। गुजरात में दूसरे चरण के होने वाले मतदान के लिए आज जो है चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और आज चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम गया है। अब जो है अगले दूसरे चरण के लिए जो है वहां पर वोट पड़ेंगे गुजरात में। और आपको बता दें कि 14 जिलों के 93 सीटों पर जो है ये मतदान होना है, जिसको लेकर के जो है आज सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने जो है आज आखिरी दिन जो है चुनाव प्रचार किया गुजरात में। और आपको बता दें इस गुजरात चुनाव प्रचार में जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के कई दिग्गजों ने जो है चुनावी रैलियां की। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, गुजरात के में आपका सीएम फेस बनाए गए इसुदान गढ़वी का भी आज जो है रोड शो रहा और रैलियां रहीं वहां पर। अब वहीं योगी आदित्यनाथ ने जो है अहमदाबाद, खेड़ा और आणंद में रैलियां करी। इसके अलावा आपको बता दें कि दूसरे चरण के जो है चुनाव में जो बची हुई 93 सीट के लिए मतदान होना है, जिसके लिए राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने भी जो है पूरा जोर शोर से जो है इस बार चुनाव प्रचार किया। वहीं आपको बता दें कि लगभग 60 राजनीतिक दलों के 833 उम्मीदवार और निर्दलीय मैदान में हैं। अब देखना यह है कि गुजरात में किस तरीके से जो है चुनाव प्रचार दूसरे चरण में होता है, क्योंकि पहले चरण की जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2017 के मुकाबले काफ़ी कम रही है। इसको लेकर के बीजेपी काफ़ी चिंतित है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने वोट डाला है पहले चरण में वो जो है अगली 2017 के मुकाबले जो है इस बार कम रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब इस बार दूसरे चरण की वोटिंग परसेंटेज क्या होगी, किस तरीके से वहाँ पर लोग वोट करेंगे, ये भी एक अहम सवाल है। वहीं आपको बता दें कि इस बार जो है चुनाव प्रचार के लिए काफ़ी जोर शोर से जो है सभी राजनीतिक दलों ने वहाँ पर जाकर के चुनाव प्रचार किया है। कैमरामैन निक्की के साथ धीराज। कानपुर में विधायक इरफान सोलंकी का जेल जाने के बाद एक वीडियो सामने आया है। वीडियो की क्या कुछ खासियत है बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम। प्लॉट पर आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद कल देर रात उनका फिर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो सीएम योगी से इस पूरे मामले की सीबीआई की जांच करने की मांग कर रहे हैं। ये 3 मिनट 50 सेकंड का वीडियो है, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी से लेकर उनके जो विधायक हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे
उनको धन्यवाद साधुवाद किया है। इसके अलावा जो यहाँ के भाजपा के सांसद हैं, सांसद सत्यरूप पचौरी, उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है इस पूरे मामले को लेकर। उनका कहना है कि सत्यदेव पचौरी के घर उनकी जो परिवार वाले हैं, उनकी जो पत्नी हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो सब गए थे, जिसके बाद सत्यदेव पचौरी ने ही उनको आश्वासन दिया था कि जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के दायरे में रहकर होगी, और अगर वो इस पूरे मामले में नहीं शामिल थे तो उनके किसी भी तरह की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चलेगी, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि आने वाले 5 दिसंबर को फिर एक बार सुनवाई होनी है, और सुनवाई के बाद ही ये मालूम हो सकेगा कि आखिर इस पूरे मामले पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को बेल मिलती है या फिर जेल। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम। उधर रायपुर में ऐसा क्या कुछ हुआ कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, और बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों के साथ साथ डेमोक्रेसी में भी एक हलचल सी मची हुई है। जी हाँ, दरअसल कल ईडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने कल देर शाम सौम्या चौरसिया को न्यायालय में पेश किया, जहां से 1 हफ्ते की रिमांड मांगी, लेकिन अदालत ने 1 हफ्ते की रिमांड न देकर 4 दिन की रिमांड ईडी को दी है, जिसके तहत सौम्या चौरसिया को ईडी ने पूछताछ के लिए 4 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। इसी बात को लेकर कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में कहा कि हमारे उप सचिव को राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है, जिसे हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले, कोल परिवहन मामले में एक आईएएस समीर बिश्नोई समेत 3 कारोबारियों को ईडी ने पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है। उसके साथ ही साथ कल यह गिरफ्तारी 5वें लोगों की कोल परिवहन मामले में हुई है, जिसे लेकर ईडी की इस कार्रवाई से पूरे छत्तीसगढ़ में एक भूचाल सा आ चुका है। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस, रायपुर। अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने एक बार फिर से हिंदुओं को लेकर के जहर उगला है। क्या कुछ बयान दिया है इस बार, बता रही हैं हमारी सहयोगी बबीता रयाल। अक्सर विवादों में रहने वाले नेता, आसाम के नेता और एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने एक बार फिर से अपना विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने हिंदू समुदाय को लेकर ये विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से हिंदू समुदाय के लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। लगातार उन पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब अजमल ने इस तरह से हिंदू समुदाय को टारगेट करते हुए ये बयान दिया हो। इससे पहले भी कई बार जो है उन्होंने अपने बयान दिए हैं जो हिंदू समुदाय को लेकर टारगेट किए गए हैं। तो आपको बता दें कि आसाम के करीमगंज में एक कार्यक्रम में पहुंचे एआईयूडीएफ के अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि वो हिंदू यानी कि 4 साल से पहले गैर कानूनी तरीके से 2-3 बीवियां रखते हैं। 40 साल के बाद उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता कहाँ रहती है। उनके मुसलमानों के फॉर्मूले को अपनाकर अपने बच्चों के 18 से 20 साल की उम्र में शादी करा देनी चाहिए, यानी कि इस तरह से टारगेट किया गया है हिंदुओं को। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि 40 साल की उम्र के बाद हिंदू अगर माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो शादी करते हैं। इस उम्र के बाद उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता कहाँ रहती है। हिंदुओं को मुसलमानों के फॉर्मूले को अपनाना चाहिए, अपने बच्चों की शादी 20 से 22 साल की उम्र में करवा दे। इसके बाद देखो कितने बच्चे पैदा होते हैं। जब आप उपजाऊ जमीन में बीज और दवा डालेंगे तो धान खूब अच्छा होगा, तरक्की होगी। तो अब इनके इस बयान के बाद से लगातार हिंदू समुदाय का गुस्सा भी भड़का हुआ है, लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि बीजेपी पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार इसी मांग को उठा रहे हैं कि इस तरह के इस्लामिक जो आतंकवादी मंसूबों को कायम करवाते हैं, जो आतंकवादी मानसिकता वाले लोग हैं, जो इस तरह का जहर उगलते हैं समाज में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि अजमल के इस तरह के बयान के बाद उन पर क्या कुछ सख्त कार्रवाई होती है कि जिस तरह से वो जहर एक समुदाय में फैला रहे हैं, जिस तरह से वो जहर एक पूरी सोसाइटी में फैला रहे हैं, इसके बाद उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन निशांत गुप्ता के साथ मैं बबीता, इंडिया वन।
उधर बिहार के मोतिहारी के ढाका विधानसभा को आखिर किसने बताया पाकिस्तान, और जिससे मच गया सियासी बवाल। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस खबर पर हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार। शिवहर सांसद रामा देवी ने फिर एक बयान देकर चर्चा में बनी है, जिसको लेकर आम जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि रामा देवी ने पाकिस्तान जो ढाका जो पूर्वी चंपारण में पड़ता है उसे पाकिस्तान घोषित किया। जो पवन जायसवाल विधानसभा में जीतकर उन्होंने बीजेपी से अपना पर्चा लड़ा है, आज उसी को रामा देवी ने पाकिस्तान घोषित किया, जिसको लेकर आम जन पार्टी के प्रवक्ता ने ये घोषणा किया कि अगर 24 घंटा के अंदर रामा देवी ने अपनी बयान को वापस नहीं किया, लोगों के जनता के सामने अपनी माफ़ी नहीं मांगी, जिसको लेकर हम लोग सड़क पर उतरेंगे और खुद विरोध करेंगे, जिसको लेकर आम जन पार्टी अब रोड पर आने के लिए तैयार है। रामा देवी अब देखें आगे क्या कर रही है। मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उधर उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले को लेकर एक बार फिर से सियासी गलियारों में सियासत तेज हो गई है, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर अब विपक्षी दलों ने सीधे तौर पर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। विपक्षी दलों, राज्य आंदोलनकारियों और सामाजिक संगठनों की लगातार मांग बढ़ती जा रही है कि सरकार इस अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाए। इसी मांग को लेकर आज राजभवन में भी कुछ प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई यहां पर की। उनका समर्थन करने के लिए कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व आगे आया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता, महानगर अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी कांग्रेस के वहां पर पहुंचे। पुलिस थाने में सीधे तौर पर बवाल वहां पर हुआ, पुलिस की कार्रवाई वहां पर हुई। पुलिस की तरफ से इन आंदोलनकारियों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का काम यहां पर किया गया। 151 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने उनकी जमानतें यहां पर हुई। लेकिन सीधे तौर पर कहें तो राज्य सरकार पर अब अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने का दबाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार जो लगातार सुस्त साल से चल रही है, ऐसे में अपराधियों को बचने का मौका मिल रहा है। जरूरत है इस बात की कि सरकार सीबीआई जांच यहां पर करवाए, ताकि जो आरोपी हैं उन आरोपियों को कड़ी सजा मिल सके, एक नजीर यहां पर पेश हो सके और अन्य किसी राज्य की बेटी के साथ ऐसी घटना न घट सके। कैमरामैन हर्षुलाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। भोजपुर जिला जेल में जिला अधिकारियों की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन क्लीन अभियान में ऐसा क्या कुछ निकला कि सब लोग रह गए भौचक्के। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नेहा गुप्ता। भोजपुर में बढ़ रहे अपराध पर नकेल कसने के लिए जेल में छापेमारी की गई है। 35 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 3 केस पर गाजगिरी है, जिसमें एक उपाधीक्षक है जिन पर गाजगिरी है, सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा 2 जो कक्षपाल थे उन पर गाजगिरी है, सस्पेंड किया गया है। भोजपुर एसपी द्वारा जानकारी दी गई है कि लगातार जो भोजपुर में आपराधिक घटनाएं हो रही थी, कहीं ना कहीं कनेक्शन ये जेल से था, और इसे लेकर जब 28 तारीख को भी यहाँ पर डीएम, एसपी और अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में छापेमारी हुई थी, उस दिन भी 8 मोबाइल बरामद किए गए थे और 4 सिम। उसके अलावा आज भी जिस तरह से सुबह से ही औचक निरीक्षण किया गया, जमीन के अंदर गाड़ के 35 मोबाइल रखा गया था, और खासकर 15 जो कुख्यात अपराधी थे उनकी ट्रांसफर कर दी गई है। यहाँ से आरा जेल से केंद्रीय जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। लगातार आपराधिक घटनाओं को देखते हुए डीएम, एसपी द्वारा नजर रखी जा रही है, और यहाँ जो अन्य बंदी हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जो कक्ष में जो यहाँ पर निगरानी में है, अधिकारी हैं यहाँ पर जो निगरानी में है, उन पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि लगातार जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, इसे देखते हुए जो ऊपर से ही ऑर्डर है कि कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं हैं, जो हत्याएं हुई हैं भोजपुर में, उसका कनेक्शन आरा जेल से है। इसे देखते हुए आज जो उपाधीक्षक हैं उन पर गाजगिरी है, सस्पेंड कर दिया गया है। उसके अलावा अन्य 2 को भी सस्पेंड किया गया और पर नजर रखी जा रही है। भोजपुर एसपी द्वारा जानकारी दी गई है कि अगर कोई भी इस तरह की घटनाएं में संलिप्त हो, अन्य अधिकारी या पुलिसकर्मी, उन पर भी गाज गिर सकती है। अभी निगरानी चल रही है और लगातार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भोजपुर एसपी द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। उसमें कहीं ना कहीं आरा जेल को भी नहीं बख्शा गया है, और यहाँ सुबह शाम बिना कहे औचक निरीक्षण हो रहा है, जिसमें 35 मोबाइल जमीन के अंदर 5 से 6 फीट अंदर
अंदर बाथरूम में और अन्य जगहों पर गाड़ के रखा गया था, जिसके बाद यह बरामदगी हुई है। आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने के लिए डीएमएसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस तरह से 28 नवंबर को औचक निरीक्षण किया गया था उसमें मात्र 8 मोबाइल मिले थे, लेकिन आज बिना कहे किया गया है तो 35 मोबाइल बरामद किए गए हैं। कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं का संलिप्तता कहीं ना कहीं जेल से कनेक्शन हो रहा है। इसे देखते हुए लगातार इस पर नकेल कसी जा रही है। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर से, इंडिया वॉइस के लिए। उधर बिजली आपूर्ति को लेकर योगी सरकार लगातार प्रयत्नशील है कि बेहतर और सुचारू रूप से बिजली की सप्लाई की जा सके, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही एक ऐसा जिला जहां पर पिछले 72 घंटों से बिजली की सप्लाई नहीं हो सकी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी करुणेश। 72 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप को लेकर के पूरे जनपद के लोगों में आक्रोश भर गया है। गांव से देहात तक बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। बिजली विभाग के कर्मचारी निजीकरण को लेकर के हड़ताल पर चले गए हैं और जिसको लेकर के बिजली बाधित हो गई है। और आज सुबह में बलिया के लोगों में इतना आक्रोश भर गया कि वो आकर के कुंवर सिंह चौराहे को जाम कर दिए। जाम के दौरान वहां पर पहुंचे बलिया, कोतवाल और पुलिस प्रशासन से प्रदर्शनकारियों को तू मैं तक भी हुआ और यहाँ तक लोगों का आरोप है कि कोतवाल साहब बोले हैं कि मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा और तुम लोग कल से दिखाई नहीं दोगे। जब पूरे बिजली विभाग को लेकर के अगर देखा जाए तो पूरे जनपद में एक आक्रोश इस तरह से भर गया है कि लोग तोड़ फोड़ पर भी उतारू हो चुके हैं। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए, बलिया से। आपने बुर्का नशी महिलाएं तो खूब देखी होंगी, लेकिन खबर दरअसल अमरोहा से है, जहां पर एक युवक बुर्के में मिला हुआ है। दरअसल इस बुर्के की कहानी क्या है, युवक की कहानी क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा पुलिस ने बाजार में बुर्का ओढ़कर घूम रहे एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस को अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाजार का है, जहां पर पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एक शातिर आरोपी को बुर्के में घूमता हुआ गिरफ्तार किया है, जिसके पास से अवैध हथियार पुलिस को बरामद हुए हैं। वहीं सारे मामले में जानकारी देते हुए अमरोहा नगर कोतवाली के कोतवाल हरीश वर्धन ने बताया कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक अमरोहा के निर्देश अनुसार लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में पुलिस ने अमरोहा शहर के मुख्य बाजार में एक आरोपी बुर्का पहनकर घूम रहा था, जो किसी घटना को कारित करने के इरादे से शहर में घूम रहा था, जिसकी तलाशी ली गई तो आरोपी के पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की है और उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी को जेल भेजने की पुष्टि थानाध्यक्ष हरीश वर्धन ने की है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। यूपी के कानपुर में पुलिस की एक बर्बरतापूर्ण तस्वीर सामने आई है, गुंडागर्दी सामने आई है और एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो को जिसने भी देखा दंग रह गया, उसके पाख्ता मानो उड़ गए हों। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद असलम। कानपुर में एक बार फिर पुलिस की गुंडाई देखने को मिली है, जहां पर पुलिस की दबंगई के चलते एक किशोर की दोनों टांगें कट गई। आपको बता दें कि पूरा मामला कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस ने जब अतिक्रमण हटाया तो एक किशोर की जो दुकान लगाए हुए था, उसके दुकान का जो तराजू है उसको उठाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। जिसके बाद उसको उठाने के लिए जब वहां पर किशोर पहुंचा तो वो एक ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की चपेट में आने के बाद किशोर के दोनों टांगें कट गई, जिसके बाद वहां पर जंग पर हंगामा हुआ। हालांकि मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं, जिन्होंने तत्काल प्रभाव से जो युवक घायल था उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस फिर एक बार सवालों के घेरे में है कि आखिर किस तरह की कार्रवाई है जिसके चलते जो किशोर है उसको ये सज़ा मिली है। हालांकि इस पूरे मामले में डीसीपी ने इस पूरे मामले को देखते हुए जो आरोपी हेड कांस्टेबल है राकेश, उसको सस्पेंड कर दिया है और उसके ऊपर जांच भी बैठा दी है। इस पूरे मामले में एसीपी विजय ढुल एसीपी के नेतृत्व में ये पूरी जांच चल रही है, जिसके बाद जांच के पूरी होने के बाद जब रिपोर्ट आएगी फिर उसके ऊपर जो आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम। यूपी के सीतापुर में पूर्व प्रधान और वर्तमान कोटेदार की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी गई है। वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वजह क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा।
में आज एक व्यक्ति की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक ये जो हत्या है वो पैसे के लेन देन में हुई है। पूरा मामला सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर लल्ला सिंह नामक व्यक्ति जो पूर्व प्रधान भी है और मौजूदा समय में वो कोटे का काम कर रहा था, जो रात में अपने नौकर के साथ कमरे में सोया हुआ था, और जब सुबह उसका नौकर नहीं जगा तो परिजन रूम के अंदर पहुंचे तो देखा कि जो है उनका शव जो है वो खून से लथपथ पड़ा था और साथ में नौकर वहीं पे सो रहा था। नौकर से बात की गई तो उसने बताया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं लग पाई। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर है और सीतापुर के पुलिस अधीक्षक गुलेश सुशील चंद्रभाग भी मौके पर पहुंचे हैं, जो वहां पर वो उसको गहनता से जांच कर रहे हैं और फॉरेंसिक टीम भी वहां पे पहुंच गई है जो तथ्यों की खोज कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस सारे एंगल से इसमें खोजबीन में लगी है। फिलहाल जो है नौकर को संदिग्ध देखने पर पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और नौकर से पूछताछ जारी है। मोहित मिश्रा, इंडिया वाइज, सीतापुर। अमरोहा में अपनी बहन के घर आए एक युवक की लाश पेड़ पर लटकी मिली। क्या है लाश के पीछे की पूरी कहानी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में एक 25 वर्षीय युवक का शव पेड़ पर लटका मिला, जिसके बाद वहां पर पूरी तरह से हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों में चीख पुकार मच गई। परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को इसकी जानकारी दी है। पूरा मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहपुर खुर्द का है, जहां पर जनपद के बछराइयों थाना क्षेत्र के गांव जोगीपुरा की मंडइयों का रहने वाला बबलू, जो कि अपनी ससुराल गया हुआ था, ससुराल से वह अपनी सिस्टर के घर शाहपुर खुर्द पहुंचा, जहां से वह हसनपुर में तारीख कर लौट रहा था। अचानक उसका शव शाहपुर खुर्द के जंगलों में शीशम के पेड़ पर उसी के मफलर से लटका मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने सबको कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। वहीं सीओ ने भी मौका मुआयना कर लिया है और फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है, सभी जांच पड़ताल में जुटे। वहीं परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। परिवार के लोगों का कहना है कि बीते दिनों से एक जमीन का विवाद बबलू का चल रहा था, जो हसनपुर में तारीख करके लौटने वाला था, लेकिन वह नहीं लौटा। सुबह उसका पेड़ पर लटका हुआ सब गांव वालों ने देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, परिवार के लोग भी मौके पर हैं। फिलहाल पुलिस सारे मामले में सभी तथ्यों को साथ में लेकर पहलू पर सभी जांच कर रही है और जो भी इसमें तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसी के अनुरूप विधिक कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। दरअसल लखनऊ और कानपुर नेशनल हाईवे में 3 ट्रक आपस में भिड़ गए हैं। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी निखिलेश। उन्नाव में आज शनिवार की सुबह खूनी शनिवार रही। आपको बता दें उन्नाव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना निकलकर सामने आई। पूरा मामला आपको बता दें उन्नाव के थाना अजगैन के कानपुर लखनऊ राजमार्ग के पास चमरौली के पास का है, जहां पर 3 ट्रक आपस में ही भिड़ंत हो गई, जिसमें से ट्रकों में आग भी लग गई और 3 लोगों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें पूरा मामला उन्नाव के थाना अजगैन के चमरौली के पास का है, जहां पर एक डीसीएम आगे खड़ा हुआ था जिसमें लकड़ियां लदी हुई थी। वहीं पीछे से एक तेज रफ्तार डंपर ने उसमें टक्कर मारी और पीछे से एक और डंपर आकर भिड़ गया। आपस में तीनों डंपरों की भिड़ंत हो गई, जिसमें आगे डीसीएम में सवार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और बीच वाले डंपर में चालक व कंडक्टर सुरक्षित हो गए, लेकिन जो पीछे की ओर डंपर था उसमें तेज भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से चालक और कंडक्टर की दर्दनाक जलकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस, वहीं फायर ब्रिगेड की भी टीम पहुंची और उसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और सूचना पर पहुंचे सीओ हसनगंज दीपक सिंह ने मौके का निरीक्षण किया और उन्होंने बताया कि 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई जा रही है। वहीं सीओ हसनगंज दीपक सिंह ने यह भी बताया कि तीनों ट्रकों के मालिक से बात हो चुकी है और शिनाख्त के लिए आगे की कार्रवाई करवाई जा रही है। लेकिन इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा पाई। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप।
रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।